भागेंदु युग सन 1850 से 1900 तक के आधुनिक हिंदी काव्यों को भागेंदु युग के अंतर्गत रखते हैं। 1870 के आसपास भागेंदु की आरंभिक रचना प्रकाशित होने लगी। अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में भागेंदु ने नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली सन 1973 ई। भागेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी और गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग किया। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन हुई, अनेक साहित्यिक संस्थाएं बनी। भागेंदु की प्रेरणा से ही हिंदी जगत में राष्ट्रीय संस्कृति वातावरण बना तथा अनेक लेखकों ने इनके दिखाए मार्ग पर चलकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। भागेंदु के इन महत्वपूर्ण कार्यों के कारण ही इस कालखंड को भागेंदु युग कहा गया। ये युग हिंदी का प्रवेश द्वार है। अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने पर देसी उद्योग डंके अंधे चौपट होने लगे। वह भारत का कच्चा माल अपने देश में ले जाकर उसे बने सामान भारत में ही महंगी कीमत पर बेच रहे थे। राजनीतिक अत्याचारों और आर्थिक शोषण के दो पाटों के बीच जनता पिस रही थी। महंगाई और अकाल से भारतीयों की कमर टूट रही थी। हिंदू समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे बाल विवाह, छुआछूत, धार्मिक बहबंडों के खिलाफ लोगों को जागरूकता आ रही थी। इस नई चेतना से भरकर कवियों ने अपनी कविताओं में तत्कालीन सुदिशा का चित्रण कर जनता को जगाने का काम किया। अतीत का गौरव गान भी किया गया। इस युग का काव्य वो बहुरंगी है। इस युग में भक्ति के पद, श्रृंगार रस के सवैया या कवित्व, नीति परक रचनाएं भी मिलती है और जहाँ राज्य भक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार तथा तत्कालीन जीवन की सच्चाई को उजागर करने वाली कविता भी मिलती है। एक और आदर्श ये है तो दूसरी ओर अर्थात एक तरफ अलंकार के प्रति मोह, पुराने छंदों का प्रयोग, चली आती काव्य भाषा, ब्रजभाषा में कविता लिखने की प्रवृत्ति है, तो दूसरी ओर लोग छंदों का प्रयोग भी है। भागेंदु युग के काव्य की विशेषता देशभक्ति और राज्यभक्ति का मिला जुला प्रभाव। इस युग के कवि एक और अंग्रेजी शासक में शांति, सुव्यवस्था, नए आविष्कारों, विचारों की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर देश के नैतिक पतन और आर्थिक दुर्दशा पर आंसू बहाते हैं। भागेंदु ने लिखा है, बाहु सब मिले के रहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई, यथा अंग्रेज राज सुख साज सजे, सब भारी पे धन विदेश चली जात, यही यति ख्वाबी। जनजीवन का चित्रण तथा सुधार का स्वर। इस काल के अधिकतर कवि पत्रकार भी थे। वह नई चेतना और सुधार की भावना से भरे थे। अतएव उन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, पुलिस भ्रष्टाचार, अकाल, कर, महामारी आदि पर चोट करने के साथ ही धार्मिक अंडबारों आदि की भी निंदा कर जनता को जगाने का प्रयत्न किया। प्राकृतिक चित्रण। इस युग के कवियों ने प्राकृतिक का चित्रण पर्याय उद्दीपन के रूप में किया, अर्थात संयोग के क्षणों में यह नायक नायिका के दुख को बढ़ाती है, तो वियोग के क्षणों में विरह वेदना का यंत्र तंत्र अलवर के रूप में जो प्राकृतिक चित्रण हुआ है उसमें संवेदना क्रम विवरणात्मक चित्रण अधिक है। उदाहरण के लिए भागेंदु के यमुना वर्णन को देखा जा सकता है। इत वर्णनात्मकता की प्रधानता। इस युग के काव्य में देशोद्धार की भावना अधिक है। काव्य तब कम, अनुभूति की गहराई, संवेदना की तीव्रता की जगह इतिवृत्तात्मकता, सट सीधे ढंग का वर्णन है। यंत्र तंत्र, व्यंग, विनोद के कथक में पैनापन अवश्य ले दिया है। भागेंदु की एक
एक मुकरी देखे, बार बार सब रस चूसे, भीतर से तन मन धन मुसे, जाहिर बतन में अति तेज, क्यों सिकी सजन नहीं अंग्रेज। प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा और बुढ़ापा आदि में भी ऐसा ही व्यंग्यात्मक स्वर है। भाषा भागेंदु युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, किंतु काव्य लेखन पर्याय ब्रज भाषा में ही हो रहा है। ब्रज काव्य के परंपरागत छंदों तथा लोक छंदों का प्रयोग, कविता, सव्या, छप्पन, दोहा आदि ब्रज भाषा के प्रचलित छंदों के प्रयोग के साथ साथ जनजीवन से जुड़ाव के कारण कवियों ने लवनी, कजली, बिरहा, मरहल, ठुमारी, करवाहा, चेती जैसे लोक छंदों में भी काव्य रचना की। संस्कृत के वर्ण वृत्तों के साथ साथ गज़ल के साथ प्रयोग भी हुए। इसके साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला के छंदों का प्रयोग भी मिलता है। इस काल के प्रमुख है भागेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन और अभिभिका दत्त व्यास। त्रिवेदी युग 20वीं शताब्दी के आरंभिक 18 वर्षों सन 1900 से 1918 ईस्वी के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में त्रिवेदी युग के नाम से जाना जाता है। भागेंदु हरिश्चंद्र के बाद हिंदी को आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी के रूप में बरखर साहित्य सेवी मिली। सन 1900 में हिंदी की साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन आरंभ हुआ। सन 1903 में त्रिवेदी जी ने इसका संपादन भार संभाला और सन 1920 तक इस पद में बने रहे। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को निखारा और नए कवियों को प्रेरणा दी, उन्हें तैयार किया और अपने समय की साहित्यिक चेतना को नई दिशा दी। इसलिए उन्हीं के नाम से इस कालखंड को त्रिवेदी युग कहा जाता है। राजनीतिक के क्षेत्र में गोखले, तिलक और फिर गांधी के आने से राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना बलवती हो रही थी। आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक रूढ़ियों पर आघात कर रहे थे। सारा वातावरण सुधार की भावनाओं से भरा था। ऐसे में श्रृंगार की कविताओं, नीतिपरक सूर्तियों, समस्या पूर्तियों, किसी एक पंक्ति के आधार पर काव्य रचना के लोगों की रुचि नहीं रह गई थी। अंत हिंदी कविता ने भी करवट बदली और विषय तथा शिल्प की दृष्टि से इसमें परिवर्तन आया। मैथिली शरणगुप्त की ये पंक्तियाँ देखें। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, अब विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। भारत भारती से त्रिवेदी युग के काव्य की विशेषता। समाज सुधार। आर्य समाज के अन्य सुधारवादी आंदोलनों और महात्मा गांधी के विचार आंदोलनों के प्रभावित होकर इस युग के कवियों ने बाल विवाह, दहेज, छुआछूत, स्त्री अशिक्षा जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा विधवा विवाह, नारी शिक्षा, वेश्या उद्धार आदि का समर्थन किया। सामान्य जन का चित्रण। पहले ईश्वर के अवतार, राजा, अमीर, उबरा, योद्धा और सुंदरी स्त्रियाँ आदि काव्य का विषय हुआ करते थे। इस युग में किसान, मजदूर, अछूत, साधारण स्त्री, विधवा आदि की करुणा की दीनता का चित्रण किया गया है, अर्थात सामान्य जन काव्य का विषय बना। मानवतावाद। ऐसा नहीं है कि इस युग के कवि ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं थे, किंतु अब वे भगवान के करे गुणगान, मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों की जगह दीन दलितों की सेवा, मानव प्रेम आदि की सच्ची ईश्वर भक्ति मानने लगे थे। जैसे
जग की सेवा करना ही बस है सारे सारों का सार। नीति और आदर्श। नीतिमयता और मर्यादा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। इस काल के कवियों के कथा काव्यों के पात्र उदार आचरण और व्यवहार आने तथा कथा के अंत में नीति और निर्देश का रंग पौराणिक तथा ऐतिहासिक प्रसंग इसी दृष्टि से चुने गए हैं। स्वतंत्र सत्य जितना है असरत हारता तथा ऊंचे आदर्शों के लिए पात्र अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। इस कविता का लक्ष्य केवल मनोरंजन करना ना होकर पाठकों को आदर्श पर चलने की प्रेरणा देता है। अंत इन कथा काव्यों में विचित्र प्रेम की वासना पूर्ण तथा उत्तंत ना होकर त्याग बलिदान की भावनाओं से परिपूर्ण है। बौद्धिकता। इस काल के कवि ये समझ रहे थे कि विज्ञान और तत्व के इस युग में पुरानी आस्थाएं दंड मांगा रही है। अर्थ एवं उन्होंने अपने समय की धारा के मेल में अपने पात्रों और प्रसंगों को मानवीय और विश्वसनीय बनाया। मैथिली शरण गुप्त के राम संकेत अवतार होकर स्वर्ग का आदेश नहीं लाए हैं, बल्कि मूतल हो ही स्वर्ग बनाने आए हैं। हरिभोज की राधा प्रिय प्रवास समाज सेविका है। उनके कृष्ण कनिष्ठ पर गोवर्धन को धारण नहीं करते, बल्कि उसके पराक्रम और सेवा कार्य के आश्चर्यचकित ब्रजवासी कह उठते हैं कि लगता है कृष्ण ने पहाड़ ही उठा लिया। प्राकृतिक वर्णन। इस युग के काव्य में प्रकृति का सजीव संवेदनशील मानव के सुख दुख में सहभागी के रूप में चित्रित नहीं के बराबर हुआ है, मात्र उद्दीपन के रूप में भी चित्र नहीं हुआ। यह यंत्र तंत्र स्वतंत्र प्राकृतिक चित्रण मिलता है, वह भी ग्रामीण परिवेश का अधिकांश चित्रण तीव्रतात्मक ही है। काव्य रूप। इस युग में कथा काव्यों की प्रधानता रही। संकेत गुप्त जी, प्रियवास हरिभोज जी जैसे महाकाव्य, जयद्रवध गुप्त जी जैसे कालखंड काव्य इसी समय में लिखे गए। छोटे छोटे विषयों पर मुक्तक और कुछ गीत भी लिखे गए। भाषा। हम जान चुके हैं कि भागनिंदु युग में गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, परंतु गद्य लेखन ब्रजभाषा में ही हो रहा था। वह खड़ी बोली को रूपी बहकर काव्य के लिए अनुपयुक्त ठहराते थे। त्रिवेदी जी के प्रयत्नों से अब कविताएं भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। अब बात खड़ी बोली के भाषा प्रयोग पर हो तो स्पष्ट है कि कविता बहुत भ्रमिक भावनात्मक नहीं बन पाएगी। त्रिवेदी युग की कविताएं पर्याय इतिवृत्तात्मक है। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों ने खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में नियंत्रण प्रयोग करते हुए कविता को भी निखारा। इस तरह से त्रिवेदी युग में काव्य लेखन पूर्णतः खड़ी बोली में होने लगा और कविता धीरे धीरे इतिवृत्तात्मक की कैद से भी निकलने लगी। हालांकि ब्रज प्रेमी कवि अभी भी अपनी राह चलाते रहे। छंद। इस युग की एक अन्य विशेषता विधि छंदों का प्रयोग है। ब्रजभाषा के कवि तो पारंपरिक कविता और सव्या छंदों में ही लिखते रहे। हरिभोज ने संस्कृत के परकृतों और रुद्रों के चबूतरों चूमते चोरते में कविता लिखी। मैथिली शरण गुप्त ने हरिगीतिका आदि अपेक्षाकृत कम प्रचलित छंदों का भी कुशलता से प्रयोग किया और संस्कृत की शैली वाले अतुकंत छंद भी रचे।
त्रिवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इस युग के कवियों ने नाथुराम शर्मा, शंकर वर्चस्व, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुमा, उस्मा, भारत गीत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिभोज, पे प्रवास, वेदरी वनवास, चोखे चौधरी, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, जयद्रथ वध, संकेत, यशोधरा तथा राम नरेश त्रिपाठी, मिलन पत्रिक को भुलाया नहीं जा सकता। इसमें भी इन सब अधिक महत्वपूर्ण है मैथिली शरण गुप्त जी के अपने काव्य में भारत के प्राचीन गौरव को याद दिलाने, वातावरण के प्रति निराशा प्रकट करने, किंतु भविष्य के लिए आशा का संकेत देते रहे। सौभाग्य से उन्होंने लंबी आयु पाई और अंत तक अपने राष्ट्र की उन्नति की प्रेरणा देने वाले काव्य रचते रहे। इसलिए आदर देने को उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा गया। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 में हुआ और उन्होंने ऐसे देशव्यापी ख्याति मिली। गुप्त जी के काव्यों के विषय प्रायः पौराणिक और ऐतिहासिक है। अपने कथा काव्यों में उन्होंने बार बार देश प्रेम, स्वतंत्रता, नारी गौरव, अछूता द्वार जैसे ज्वलंत विषयों को वाणी दी। छायावाद युग 1918-1938। छायावादी युग का आरंभ 1918 से माना जाता है। कुछ लोग इसमें अंग्रेजी और बांग्ला के रोमांटिक और मिस्ट्रीज का प्रभाव देखते हैं, तो कुछ त्रिवेदी युग के इतिवितनात्मकता से मुक्त तथा खड़ी बोली कविता के बहिष्कार के रूप में इसका मूल्यांकन करते हैं। निश्चित ही छायावादी कवि अपने पूर्ववर्ती काव्य से अनेक स्तरों पर नितांत भिन्न था। यह कविता मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने में कविता की सत्कर्ता तलाश कर रही थी, इसलिए इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भिन्न भी कहा गया। सूक्ष्म में पौराणिक कविता से भिन्न होने के कारण इसे हल्का फुल्का और भी ढंग से लिया गया। छायावाद नाम भी इसी का परिणाम है। यद्यपि बाद में खुद छायावादी कविताओं ने न सिर्फ इस नाम को स्वीकार किया, बल्कि अपने तरह से अपनी कविताओं की विशेषता के संदर्भ में इनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की। प्रसाद पद निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद की उपाधियों के आधार पर इसे आधुनिक हिंदी कविता का स्वामिक काल माना जाता है। तत्कालीन परिस्थितियाँ: गांधी जी की अगुवाई में चल रहा स्वतंत्रता आंदोलन अपने संघर्ष काल में था। देश में पश्चिमी अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और संस्कृति का प्रभाव दिखाई दे रहा था। संवादी व्यवस्था टूट रही थी और तेजी से शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सामाजिक मूल्य व्यवस्था अपनी जगह बराबर थी। व्यक्ति की निजी जिंदगी में समाज संस्थाओं की भूमिका सहयोग के स्तर पर कम हो रही थी, जबकि तमाम निर्णायक मुद्दों पर उसे उन संस्थाओं से नियंत्रित होना पड़ता था। फलत व्यक्ति का मन झटपटाहट के दौर से गुजर रहा था। कवि, साहित्यकार तथा अन्य प्रबुद्ध जन धर्म के प्रचार पक्ष की अपेक्षा उसके विचार पक्ष भारतीय दर्शन की ओर आकृष्ट हो रहे थे। अद्वैतवाद, जीवात्मा और परमात्मा एक है, सब में वही ईश्वर समाया है, तथा सवनात्मकवाद, सभी जगह एक ही आत्मा का निवास है, का प्रभाव हमारे चिंतन पर पड़ा रहा था। पश्चिमी विचारों से प्रभावित अपेक्षाकृत समृद्ध जी रहे पढ़े लिखे लोग समाज में व्यक्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों में
भिन्न थे, किंतु उसके मुक्ति का वातावरण अभी नहीं बना था। अंत वह भीतर भीतर घुटने का अनुभव कर रहे थे। पश्चिमी मानवतावाद तथा शैली किस्ट वर्ड्सवर्थ जैसे अंग्रेजी कवियों का काव्य उभरते कवियों को प्रभावित कर रहा था। त्रिवेदी युग के काव्य की निरर्थकता के विरुद्ध द्रोह की भावना पनप रही थी। इस सब के मिले जुले परिणाम में एक नई काव्यधारा चल निकली, जिसे हम छायावाद कहते हैं। छायावाद की काव्य की मुख्य प्रवृत्ति व्यक्तिता दो महायुद्धों के बीच बढ़ते औद्योगिकरण और धार्मिक समाजी रूढ़ियों के दाम घोटू वातावरण के प्रति लोगों के भीतर सुलगते विद्रोह के भाव उन्हें परंपरा से हटकर नए सिर से विचार करने का महत्व समझाया। कविगण बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने दुख सुख सुनाने को भी बेचैन हुए। परिणाम मत छायावादी कविता बहिमुखी ना होकर अंतर्मुखी होती गई। प्रसाद के आंसू पद के उत्साहवास तथा निराला और महादेवी वर्मा के गीतों में हृदय का यही विषाद और अवसाद का व्यक्तित्व स्वर व्यक्त हुआ है, किंतु ये कवि इतने कुशल है कि निजी अनुभूतियों को जगत से थोड़े देर निराला की भीम पंक्ति को देखें। देखा देखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर मेरे, झट उमंग वेदना आई, मैं शैली अपनाई। सौंदर्य और प्रेम छायावादी कवि संवेदनाशील थे और उनकी दृष्टि भी सूक्ष्म थी। प्राकृतिक और नारी दोनों का सौंदर्य उन्हें आकृष्ट करता था, इसलिए उनके काव्य में नारी और प्रकृति के बड़े आकर्षण चित्रण हुए हैं। छायावादी कवि प्रकृति को जड़ नहीं चेतन मानते हैं। नारी के वह रूप की अपेक्षा उसके आंतरिक गुणों त्याग, कोमलता, सहृदयता आदि पर उसकी दृष्टि गई है। जहाँ नारी के बाहरी आकर्षण का चित्रण है, वहाँ भी उसमें बसी स्थूलता नहीं। कामयानी में सिद्धा के सौंदर्य का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंधकुआंग, खिला जो जियो बिजली का फूल, मेद वन बीच गुलाबी रंग। रहस्यवाद छायावादी कवियों ने प्राकृतिक में चेतना का आरोप किया है। उन्हें कण कण में अंत सत्ता की उपस्थिति प्राप्त प्रतीक होता है। उस परम सत्ता के वियोग की वेदना है। इसमें अंत में वह उसे परम सत्ता के दर्शन अपने अंतर्गत में ही प्राप्त कर संतुष्ट हो लेते हैं। तेरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, पर ही है कनधार, वहीं पहुंचा देगा उस पार। महादेवी वर्मा। राष्ट्रीय भावना छायावादी काव्य पर जीवन से पलायन का आरोप लगाया जाता है। ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नवीन धीरे धीरे प्रसाद, किंतु देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव को भी छायावादी कवियों ने वाणी दी है। बाद के लहर संकलन की अनेक कविताओं और उसके नाटकों में राष्ट्रीय भाव के अनेक प्रेरक गीत हैं। अरुण ये मध्य देश हमारा, या हिमाद्री तुरंग श्रृंखला से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रजा समोज्वला, स्वतंत्र पुकारती। निराला जी का यह गीत भी भुलाने लायक नहीं है। वर दे वीणा वादनी भर दे। मानवतावाद छायावादी कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की लोकप्रियता से आकृष्ट थे। बांग्ला में श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि से भी यह प्रेरित हुए हैं। इसे रचनात्मक ऊर्जा ली एक अंतर्राष्ट्रीय चेतना भी उस समय जाग रही थी।
इस सभी के प्रभाव में छायावादी काव्य में विश्व प्रेम की भावना मिलती है तथा जाति धर्म जैसे संकलनताओं से ऊपर उठने का संघवाद की सुनाई देता है। प्रसाद जी की कामयानी के मनु को प्रेरित करते हुए सिद्धा कहती है, सत्य के विद्युत्कनन जो व्यस्त विकल बिखरे है, हो निरुपाय संभय उसका करो समस्त, विजयानी मानवता हो जाए। भाषा तथा शैलीगत विशेषताएं। डॉक्टर नरेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। विभिन्न आलोचकों ने छायावाद को त्रिवेदी युग की तीव्रतात्मकता की प्रतिक्रिया का परिणाम बताया है। स्वयं कवि प्रसाद ने संस्कृति प्रयोग के श्रेय पर छाया की व्याख्या करते हुए कहा है, मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता। छाया का अर्थ पानी अर्थात अब चमककृति लिए हुए। उन्होंने आकर्षण कहा, छाया भारतीय दृष्टि सहानुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावादी काव्य की शैली और इसके शिल्प को देखते हुए यह बातें ठीक लगती है। छायावादी मुख्यात प्रबंधन काव्य न होकर गीति काव्य, कामयानी या लोग्यातन अपवाद है। छायावादी काव्य में मुक्तक गीतों और लंबी कविताओं की प्रधानता है। इस कविताओं की भाषा की विशेषता है वक्रता व्यंजना का प्रयोग। बात करो संकेती शैली में कहना, वह मेरे पिए भी हंसते जागो मेरे मधुवन में। यहाँ प्रांतकालीन भिन्नों के बीच जागरण लीला का चित्र है। ये जगाना केवल नींद से जगाना नहीं, चेतना के स्तर पर जगाना है। जागे हम लोग जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक प्रसाद। छायावादी काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमकदार पैदा करने के लिए नहीं, कथन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। कामयानी की पंक्ति, संधु सेज धरा पर धरा बंधु अब तनिक संकोचिक बैठी सी, यह रूपक में है और पृथ्वी का चित्रण वधू के रूप में करके उसका मानवीकरण किया गया है। अनुभूति की तीव्रता, रम्य कल्पना, भाषा की वक्रता और गतिमिकता के ने छंदवाद को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया। छायावादी काव्य पर पलायन का जो आरोप लगाया जाता रहा है वह आंशिक रूप से ही सत्य है। छायावादी कविताओं का पुनर्जागरण की चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सत्य के आह्वान की अनेक महत्वपूर्ण कविताएं इस धारा के अंतर्गत लिखी गई। निराला की लंबी कविता राम की सत्य पूजा इसका अंतिमतम उदाहरण है। डॉक्टर नागेंद्र ने ठीक कहा है कि इस कविता का गौरव अक्षय है। मुक्त छंद। हम पहले जान चुके हैं कि छायावादी कविता ने पूर्ववर्ती काव्य की परिपट्टी से अनेक स्तरों पर मुक्ति का प्रयास किया है। कविता की विषय वस्तु भाषा शैली के साथ साथ ये बात छंद पर भी लागू होती है। परंपरागत छंदों के यथापूर्व प्रयोग, उसमें बदलाव से लेकर मुक्त छंद तक का प्रयोग इस कवियों ने किया। निराला मुक्त के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इसका मानना था कि मनुष्यों की जगह कविता की भी मुक्ति होती है। यह मुक्ति मात्रा के बंधनों को त्यागने में है। निराला ने कविता के प्रवाह में लय को महत्वपूर्ण माना। उनकी कविता जूही की कली शुरू में स्वीकार नहीं की गई। इस तरह की कविता में रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि कहकर उपवास किया गया, किंतु जैसे कि आप आगे जानेंगे मुक्त छंद ही बाद की हिंदी कविता का आधार बना। आपके इस पाठ्यक्रम में निर्धारित निराला की कविताएं तोड़ते पत्थर मुक्त छंद की रचना है। राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा। अंग्रेज के शासन में भारत के आर्थिक राजनीतिक अत्याचार, शोषण और दमन का संकट झेल रहा था। स्वतंत्रता की कामना,
देशवासी में बलवर्ती होती जा रही थी। अंत उनका मोक्ष और आक्रोश स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फूट पड़ा। हमारे देश में जो राष्ट्रीयता की भावना उभरी उसकी 3 मुख्य बातें हैं: अपराधहीनता की गलियानी और उससे मुक्त होने की इच्छा तथा प्रयास, देश की मुक्ति उत्थान के लिए एकता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की भावना, देश स्वतंत्र प्राप्ति के लिए देश के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण, आधुनिक जीवन मूल्यों के आलोक में वातावरण व्यवस्था पर पूर्ण विचार तथा उसका पुनर्गठन। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन एक भारतीय आत्मा, मक्खनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया और जेल यातना भोगी। परिणाम स्वरूप यंत्र क्रांति और विद्रोह के स्वर भी कविता में आए। गुप्त जी ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का बार बार स्मरण कराया। मक्खनलाल चतुर्वेदी मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने वालों की ओर असली सीधा पात्र मानते हैं और ब्रिटिश राज्य के गहनों हड़किड़ियों को तोड़ने के लिए आतुर है। नवीन शोषित पीड़ितों भूखे नंगे को जगाने के लिए संकनात करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी गरीबों की सेवा को ही सच्ची ईश्वर भक्ति समझे और दिनकर दिल्ली जैसी कविता के माध्यम से अतीत का गौरव गान भी करते हैं और वर्तमान दुर्दशा पर झोंम की पकड़ करते हैं। इन राष्ट्रवादी भावधारा के कवियों में से अधिकांश गांधीवादी थे और सत्य, अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव के आदर्शों का पूर्णतः पलायन करने वाले थे। यद्यपि कुछ शास्त्र क्रांति के समर्थक भी थे। कभी कुछ ऐसा तन सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। दिनकर जैसे कवियों ने महाजनी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। हटो वोम के मेद फत से स्वर्ण लूटने हम आते हैं, दूध दूध यो से तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। हिंदी की राष्ट्रीय संस्कृति धारा की रचना मुख्य 2 प्रकार की है: तत्कालीन समस्या और राजनीतिक परतंत्रता, सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक शोषण, गरीबी से संबंधित। इसका लक्ष्य जनता को जगाना, तत्कालीन लक्ष्य सिद्धि के लिए जान चेतना पैदा करना, सोवत जीवन मूल्यों, आपसी भाईचारा, समता, न्याय, बुद्धि और हृदय का संवेग, अहंकार से मुक्ति, सेवा भाव, संयुक्ता, धर्मनिरपेक्षता आदि पर बल देने वाले कविताएं। इस धारा की कविताओं के मूल में पीड़ा की अनुभूति है, चूँकि इसका उद्देश्य जन चेतना पैदा करना है। अंत वैचारिकता और उपदेशनात्मकता अधिक है, अर्थात कवित्व पर चिंतन, सुधारक, देश प्रेमी का रूप हावी है। अंत काव्य कला की दृष्टि से यह बहुत श्रेष्ठ कोटि का काव्य नहीं है। उत्तर छायावाद प्राकृतिकवाद काव्य। छायावाद और प्राकृतिकवाद के बीच प्रखर कवियों की जगत हमें मिलती है। इसकी चर्चा के बिना हिंदी काव्य का इतिहास पूरा नहीं होता। पहले रामेश्वर शुक्ल, अचल, लाल चुनर और फिर हरिवंश राय, निशा, निमंत्रण, मधुशाला आदि के आने से यह नया परिदृश्य सामने आता है। इस दौर के कवियों की अपनी अपनी मानसिकता है, किंतु एक सामान्य बात यह है कि इन कवियों ने जीवन के अनुभव को सीधी सीधी सरल भाषा में अभिव्यक्त किया। भगवती चरण वर्मा, बच्चन, सुमन, आचन आदि की कविताएं इस प्रसंग में स्मरणीय है। इस तरह से कहे तो छायावादी और प्राकृतिकवादी काव्य के बीच की जगह को इस कवियों ने बांटा है। इनके स्वर मिलते जुलते हैं। आइए इस कविता की कुछ बनी देखें। हे चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया,
आज मुझसे दुनिया, मंदिर मस्जिद बेर करते, मेल कराती मधुशाला। बच्चन। मोटे तौर पर राजनीति की भाषा में जो मार्क्सवाद है, कविता की भाषा में वह प्राकृतिकवाद है। 1936 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के संरक्षण में व्यापार उद्योग अंधे सुदृढ़ हो चुके थे। जमींदारी प्रथा स्थापित करने हो चुकी थी। गरीबों पर अमीरों का शोषण चक्र बढ़ता जा रहा था। जमींदारों, किसान, उद्योगपति और मजदूर वर्गों की यह विषमता स्पष्ट थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलनों ने शोषण से मुक्ति की चेतना भी जगाई। जीवन की कटु व्यस्त से लोगों का हर दिन सामना हो रहा था। ऐसे में छायावादी कल्पना लोग की कविताओं के लिए अवकाश नहीं था। उधर रूस की सफल क्रांति से प्रेरित लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृतिवादी लेखक की संघ स्थापना की थी, जिसकी शाखा भारत में भी खुली और 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी विचार और आंदोलन से प्रेरित हिंदी के कवियों ने जो काव्य रचा वह प्राकृतिकवादी काव्य कहलाया। मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। सारा समाज दो वर्गों में बटा है, शोषण पूंजीपति और शोषित गरीब पूंजी के। असमान वितरण को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना के द्वारा ही विश्व में सुख शांति लाई जा सकती है। साहित्यकार का कर्तव्य है कि अपने लेखन से ऐसी चेतना जगाए जिससे संघर्षों के विरुद्ध जनता के सोम और आक्रोश पैदा हो, वह क्रांति करे और इस शोषण चक्र को निर्मूल करे। इस दृष्टि से हिंदी में जो काव्य लिखा गया वह है क्रांति की लेकर से भरा और वर्तमान जीवन की आर्थिक कठिनाइयों तथा शोषण के चित्र उखेरने वाला था। निराला और पद ने भी बाद में ऐसी कविताएं लिखी। प्राकृतिकवादी कवियों में नागार्जुन प्रमुख है। फटे वस्त्र है घर से बाहर निकालेंगे उसे, लक्ष्यवर्थी शर्म न आती माना रहे वे महंगाई की रजत जयंती। केदारनाथ अग्रवाल ने उतनी ही धारदार प्रकृतिवादी कविताएं लिखी, किंतु वे प्राकृतिक अत्यय सुमेध चित्र भी उखेरते रहे। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा। वीरांगना स्त्री पर कविता। धूप चमकती है चांदनी सी साड़ी पहने, मेखे में आई बेटी की तरह मगन है। प्रकृति का चित्र। क्रांति के लिए ललकर है ये स्वर देखे, गा गोकिल वर्षा पवक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जिन पुरातन पद ही नारी मुक्ति का आह्वान करने वाली पंक्तियाँ। मुक्त करो नारी को, मानो मुक्त करो नारी को, युग युग की निर्बल करा से सजनी राखी प्यारी को। प्राकृतिकवादी कवि साहित्य को मनोरंजन की वस्तु नहीं मानता, उसे उपयोगिता की तुलना पर तोलता है। प्रकृतिवादी काव्य की भाषा लोक ग्रंथ छंदों में लोकगीतों का प्रभाव है। वस्तुत शिल्प शैली से अधिक इन कवियों का ध्यान विषय पर केंद्रित है। सुंदर की अपेक्षा यह कविता सत्य और शिव की है। प्रकृतिवादी कवियों ने थोथे आदर्शवाद और रूढ़ियों से ध्यान हटकर वास्तविक यथार्थवाद की ओर ध्यान केंद्रित किया तथा कविता को जीवन के निकट ले आए। यंत्र तंत्र, रूस चीन के खुले समर्थन आदि के कारण प्राकृतिकवाद कवियों की सटा बयानी भी की है। लाल रूस का दुश्मन, स्वार्थी दुश्मन हिंदुस्तान। ऐसी कविता में प्राकृतिकवाद सही साम्य नहीं दिखाई पड़ती। प्रयोगवाद और नई कविता। सन 1943 से आग्नेय सच्चिदानंद हीरानंद वासे आग्नेय का संपादक में 7 कविता। मुक्तिबोध, नवीचंद्र जैन
भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर मच्चे, रामविलास शर्मा और आग्ने को सम्मान संकलन तार स्पंद के नाम से छापा। यही एक प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। पुनः सन 1951 में आग्ने ने 7 अन्य कविताओं भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय और धर्मवीर भारती का संकलन दूसरा शब्द के नाम से संपादित किया। इस संकलन की भूमिका में आग्ने ने लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है सत्य को जगाने का। अर्थक नए नए प्रयोगों के द्वारा कवि कविता के सत्य तक पहुंच सकता है। वस्तु प्रयोग जीवन मूल्यों को नई दृष्टि से देखने में अग्नि है। उन्होंने व्यक्त उसके सुख दुख, आशा आकांक्षा को अधिक महत्व दिया। यूरोपीय साहित्य और वहाँ के आंदोलनों में से भी यह कवि प्रभावित रहे। विशेष टी.एस. इलियट से मानवता फ्रेंड का भी प्रभाव इन पर है। शैली शिल्प के नए प्रयोग करने के कारण इस धारा का नाम प्रयोगवाद पड़ा। प्रयोगवाद कवि व्यक्ति की कृतियों की दमित वासना, स्थित कामना, कठोर का भंडार बनता है। वातावरण इसके लिए पीड़ा, त्रेष, निराशा से भरा है। विज्ञान, बुद्धिवाद और तर्क के प्रभाव में आकर वह भावनाओं की अनदेखी करते हैं। प्रयोगवादी कवि मानता है कि उसे जिस सत्य का अनुभव किया है वह नया है और उसे पुराने भाषा शब्दों, उपनामों, प्रतीकों के सहारे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव अभिव्यक्ति के नए नए ढंग से खोजती है, जैसे विराम चिन्हों का मनचाहा प्रयोग, छोटे बड़े अक्षर, खंडी तिरछी रेखा, छोटी बड़ी काव्य पंक्तियाँ, व्याकरण के नियमों का बेपरवाही से प्रयोग। यही कारण है कि प्रभाव में इस कविता को समझने में लोगों को कठिनाई हुई। परंपरागत छंद विधान की जगह इन्होंने विषय कुल नई गद्य लय का भी प्रयोग किया। संघर्ष क्रांत मानव की स्थिति का चित्रण मुक्तिबोध इस प्रकार करते हैं। दिल के भीतर गर्म ईंट है, जलते हुए ठूठ के तन सी सहपीठ है, जमाने की जीव निकल पड़ी है। सन 1959 में आग्ने ने भी जब नए 7 कवियों प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन मसेन, केदारनाथ सिंह, कुबेर नारायण, जयदेव नारायण सही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संकलन संपादित किया, तब नई कविता स्थापित हो चुकी थी। प्रयोगवाद और नई कविता के दौर ऐसे घुले मिले कि इनके सहयोगी कवि इनमें से एक से अधिक छूते काटते चलते हैं और इनकी विचारधारा में भी कोई मूलभूत अंतर नहीं दिखाई पड़ता। सन 1984 में नई कविता संपादक जगदीश गुप्ता और राम स्वरूप चतुर्वेदी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। चाहे तो वहीं से प्रयोगवाद से अलग नई कविता की पहचान कर सकते हैं। नई कविता में मनुष्य और उसके आग्रह अनुभव को पकड़ने में तैन हुआ है। नई कविता की पहली पहचान सर्वस्वर दयाल सक्सेना और अब खींचे आए वह हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने ढाला। नई कविता के कवियों ने माना था कि अनुभूतियों के नए रचना विधान को परंपरागत या रूढ़ भाषा शैली में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह की हिंदी का नया भाषिक तेवर और नया मुहावरा मिल अधिकांश कवियों ने नई कविता को प्रयोगवाद की विरासत अथवा उसका विकसित रूप माना है। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की मानसिक दुविधा का चित्रण अतित कुमार ने इस प्रकार किया है। क्या करे नए लेखक,
पूंजी की महलों की सटे ही प्रसिद्ध करे। बदले है सिल्क का कुर्ता, सोलापुरी धोती पहन, खुद भी चमक दमक भरी सड़कों पर पहुँच कर है 7 बजे ड्राइंग रूमों में कविता बनाए, गुन गाए गीत गाए, नए लेखन क्या करे। आगे चलकर नई कविता नाम प्रचलित हुआ और यह कविता की मोटे तौर पर 2 धाराएं बनी। एक जिसे व्यक्ति सत्य प्रमुख था, जिसका प्रतिनिधित्व आग्ने करते हैं, और दूसरा जो सामाजिक प्रतिबद्धता को मुख्य देता है तथा इसका प्रतिनिधित्व मुक्ति बोध करते हैं। आग्ने की नदी के द्वीप, सोप, अध्ययवाणी, कलगी, बिंजर की तथा मुक्तिबोध की भमराक्षस, मूल गलती, अंधेरे में आदि कविता ने बहुत प्रसिद्धि पाई। समकालीन आज की कविता। नई कविता आंदोलन के बाद कई छोटे बड़े काव्य आंदोलन चलाए गए और नए नए नामों से कविता को पुकारा गया, जैसे युद्ध सत्तावादी कविता, कविता आदि। किंतु कोई भी आंदोलन कविता का स्वतंत्र रूप गढ़ने में कामयाब नहीं हुआ और दीर्घजीवी में नहीं रहा। आज हिंदी में ढेर सारी कविताएं लिखी जा रही है और अच्छी कविताएं भी लिखी जा रही है, किंतु आज का कवि किसी विशेषवाद से बंधा हुआ नहीं है। कविता की एक जनवादी धारा अवश्य है, किंतु वह भी आज की कविता का की धाराओं में से एक है। आज की कविता के लिए कोई विषय अछूता नहीं है। मालूमी से मालूमी विषय पर भी प्रभावशाली कविता लिखी जा रही है। वस्तु समाज की कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय वेदिया तथा मालूमीपन के भीतर की असाधारणता, भाषा के स्तर। आज की कविता में बातचीत की सहजता या वार्तालाप की लय का होना महत्वपूर्ण है। आज के कवि की प्रतिबद्धता भावों की अभिव्यक्ति के प्रति आज की कविता में छंदों की वापसी भी हुई है। नई कविता के दौर में नवगीत आंदोलन चलाया था और तब शंभुनाथ सिंह टाइप, वीरेंद्र मिश्र, उमाकांत, विरमीय महेश्वर, रामानाथ अस्थि जैसे अनेक गीतकार सक्रिय थे। आज फिर गीतों को प्रतिष्ठा मिली है। ये तो भागेंद्र निराला, जीवन की बल्लभ शास्त्री तक ये गज़लें लिखी है, किंतु दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साई के धूप की सफलता के बाद हिंदी में गज़ल करने वाले कवियों की संख्या काफ़ी बढ़ी। दुष्यंत कुमार के एक शोर पर ध्यान दीजिए। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। प्रयोगवादी दौर के कवियों ने रघुवीर साय, कुंवर नारायण आदि को आज की कविता में भी सम्मान की दृष्टि से देखा गया। समकालीन कवियों की सूची लंबी है, किंतु धूमिल, अशोक वाजपेयी, भगवत रावत, ज्ञानेंद्रपति, राजेंद्र जोशी, स्पंदन श्रीवास्तव, गीतकार यश मालवीय, अनामिका, गोरख पांडे, अरुण कमल आदि महत्वपूर्ण हैं। आज के कवियों में व्यंग्य स्वर की भी प्रधानता मिलती है। तसभव शब्दों की प्रधानता वाली भाषा के प्रति आज के कवि अग्रही है। यंत्र तंत्र सट्टा बयानी भी लिखती है। कवि की भाषा का मुहावरा तय करने का सह पर्याय धूमिल और रघुवीर साय को दिया जाता है। ये संदर्भ में धूमिल की कुछ पंक्तियाँ देखिए। एक आदमी है जो रोटी बोलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बोलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की सदन इस पर मौन है। आज की कविता संकलनों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हर दिन सामने आ रही है। आपने क्या सीखा? हिंदी साहित्य के इतिहास की 4 खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी से, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी से, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल या श्रृंगारिक
श्रृंगार काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल, इस काल में हिंदी के गद्य में भी लिखा जाने लगा। इसे गद्य काल भी कह देते हैं। 1850 से आदिकाल के सिद्धोनाथों जैनियों के अपने अपने धार्मिक विश्वासों के प्रचार के लिए काव्य रचे। क्षेत्रीय राजाओं के दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के वीर काव्य लिखे, जो मुख्यतः रसों ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं। खुसरो और मैथिली के कवि विद्यापति इसी काल में हुए। पूर्व काल में निर्गुण और सद्गुण भक्ति की कविताएं लिखी गई। कुछ निर्गुण कवियों के ज्ञान के सहारे निर्गुण भाव का उपदेश दिया गया। ऐसे कवियों को निर्गुण ज्ञानी से सही कवि या सात साहित्य के रचयिता कहते हैं। ये कवि कबीर नामक, नानक, रैदास आदि सूफी कवियों इस्लाम के एक ईश्वरवाद के साथ देवांत के ब्रह्मज्ञान और लोक संस्कृति को मिलाकर प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर प्रेम कथाओं लिखी। प्रेम के सारे निर्गुण वहाँ की प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्हें प्रेम मार्गी या प्रेम से ही कवि कहते हैं। ऐसे कवियों में मुखिया है कुतुबन, मजहम, मालिक मोहम्मद जैसी सद्गुण भक्त कवियों में से कुछ है कृष्ण भक्ति का आधार ग्रहण किया, कुछ ने राम भक्ति का। कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास, नंददास तथा राम भक्ति धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल के बाद को रीतिकाल या श्रृंगारी काल कहते हैं। राजाओं के दरबारों में रहने वाले कवि अपने राजाओं को पसंद रखने के लिए श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे। कुछ कवियों ने अपने पंडित प्रदर्शन के लिए लक्षण ग्रंथ भी लिखे। इन्होंने रीतिबद्ध कवि कहते हैं, जैसे पद्माकर जैसे कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं रचे, किंतु उनका हार दोहा किसी न किसी लक्षण का उदाहरण है। ऐसे कवियों को रीतिसिद्ध कहा गया, जैसे बिहारी लाल। कुछ कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने रीतियों का अनुसरण नहीं किया, इन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया, जैसे आलमबोध धनानंद। भूषण ने वीर रचनात्मक वित्तीय लिखे, जो गिरिधर तथा विंध्य के निरपति पारक काव्य रचा। मुगलों के अपस्त पर कर जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन सूत्र संभाल लिया और उनका शोषण चक्र शुरू किया, तो देश की नई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना जगी और इन पुनर्जागरण के स्वर हिंदी कविता में भी सुनाई पड़े। इस काल को आधुनिक काल कहा गया, चूँकि छापेखाने, बहरिए आ जाने, शिक्षा की नई प्रणाली शुरू होने और ज्ञान विज्ञान के नए विषयों को हमारा परिचय बढ़ता जा रहा था। अतएव आधुनिक काल में हिंदी के गद्य लेखन भी होने लगे, इसलिए आधुनिक काल में गद्य काल भी कहा गया। आधुनिक काल का आरंभ 850 ईस्वी से होता है। आधुनिक काल पहले अवधि, ब्रज आदि में काव्य रचना होती थी। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा और परंपरा विषयों को काव्य शैली से हटकर नवीनतम की ललक दिखलाई पड़ने लगी। इस काल की कविताओं को निम्नलिखित खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। भागनेन्द्र युद्ध देशभक्ति समाज सुधार का प्रमुख स्वर। त्रिवेदी युग मानवतावाद आदर्श प्रकृति चित्रण की कविता। हरिओज गुप्त जी आदि कवि। छायावाद प्रसाद पद निराला महादेव। व्यक्तिता शौर्य और प्रेम का आंतरिक पक्ष। हास्यवाद, मानवतावाद और भाषा शैली तथा छंद में युक्त अंक। राष्ट्रीय संस्कृति काव्य नवीनतम अखराल चतुर्वेदी दिनकर आदि कवि। छायावादोत्तर कवि तथा प्राकृतिक वचन अचल सुमन नागार्जुन केदार आदि मार्क्सवाद के से प्रेरित कविता। प्रयोगवाद तथा नई कविता। आज की कविता। अग्नि द्वारा संपादित तारसपद में प्रयोगवाद का आरंभ, उसका उत्तर चरण नई कविता। आज की कविता किसी बाद में बंधी नहीं है।
साधारण से साधारण विषय पर कविता लेखन की प्रवृत्ति, व्यंग, स्वर आदि प्रमुख कवि, घुल मिल, रघुवीर साय आदि। दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।